हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं मात्र 25 दिनों का कोर्स। तो 25 दिन में आप क्या कर सकते हैं, यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। और इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट। साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट को मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहा हूं और समय रहते मैं पूरे टॉपिक को कवर कर दूंगा। देखिए, अब साइकोलॉजी मैं वहाँ से आपको पढ़ाने वाला हूँ जहाँ से एग्जामिनर एक तरीके से प्रश्न बनाता है, जहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है या बनाते हैं, वहाँ से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि बीएड आप करते हैं तो बीएड की साइकोलॉजी और बीटीसी की साइकोलॉजी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से मैं पिकअप करके आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ताकि प्रश्न आपके बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, एक भी प्रश्न गलत ना हो। जो हमारे एक और बात ये कहना चाहूँगा, जो हमारे छात्र या हमारे दोस्त पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं, प्रीवियस वाली क्लास को नहीं देखे हैं, वे ज़रूर प्रीवियस क्लास को देखते आएँ। ठीक है, लेकिन हाँ, डेली की क्लास को भी फॉलो करते चलें और प्रीवियस क्लास को ज़रूर फॉलो करते चलें। चलिए आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। देखिए, अब आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा सबसे पहले उसका 2-4 एमसीक्यू करवा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, बात करते हैं पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। देखिए, यूपी टेट पेपर 1 में 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो यूपी टेट पेपर 1 में 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर आप लोग बताइए। मंत्रिमंडल, पंचायती राज व्यवस्थाओं में, लोकसभा में और विधानसभाओं में। जल्दी से इसका आंसर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। ठीक है, आप देखते हैं कि कभी महिला सीट आती है। ठीक है, कभी महिला सीट आती है, कभी एससी सीट आती है तो एससी सीट में भी महिला सीट आती है, कभी ओबीसी सीट आती है तो उसमें भी महिला सीट आती है, और जनरल में भी आपने देखा है कि कौन सी सीट आती है, महिला सीट आती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर की गई है, तो पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक चलिए वही क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है, लेकिन एक और बातें ध्यान रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से क्या किया गया, एक तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया कि नगर पालिका को जोड़ा गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायत गठन करने का अधिकार दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का अधिकार दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। 50 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 45 वर्ष। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष। ठीक है, तो राज्यपाल के लिए देखिए, अब किसके लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और भारत के नागरिक, देखिए भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तब भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति बनना है तब भी 35 वर्ष आयु होना चाहिए। अगर राज्यपाल बनना है तब भी न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसको आप मिलान करके बताइए। ये रहा आपके सामने, ये भी 2020 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये तो भारतीय संघ किससे संबंधित है, और राज्य किससे संबंधित है, और नगर निगम किससे संबंधित है, और ग्राम पंचायत किससे संबंधित है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये रहा आपके सामने ऑप्शन सारे। ठीक है, देखिए यूपी टेट 2020 में इसमें से भी एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए, चलिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेयर कहाँ पर होते हैं, नगर निगम में होते हैं। और सरपंच कहाँ पर होते हैं, ग्राम पंचायत में होते हैं। ठीक है, और राज्यों में कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। और भारतीय संघ में कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके सामने मैंने मिलान करके दे दिया। तो भारतीय संघ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री, राज्य की बात करते हैं तो राज्यपाल यहाँ का मुखिया होगा, और नगर निगम की बात करते हैं तो मेयर होते हैं, और पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में का मुखिया कौन होता है, सरपंच होते हैं या ग्राम प्रधान होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ पर किया गया था। जम्मू और कश्मीर 1956 में,
और मध्य प्रदेश 1957 में, और बिहार 1958 में, केरल 1959 में। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये देखिए यूपी टेट 2020 में यहाँ भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा केरल में 1959 में पहली बार क्या किया गया था, 356 का यूज किया गया था, यानी कि राष्ट्रपति शासन का यूज किया गया था। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। एक है भैया 352, ठीक है, और 352 को क्या कहा जाता है, नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, और राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो पूरे भारत में लागू किया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया जाता है, जब किसी देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया हो तब की स्थिति, या हमारे देश की सेनाओं ने या सशस्त्र विद्रोह ने या सशस्त्र या सैनिकों ने विद्रोह कर दिया हो, तब 352 का यूज किया गया है। ठीक है, तब 352 का यूज किया जाता है। और 356 का यूज तब किया जाता है जब राज्य जो होते हैं, जब राज्य सरकारें जो होती हैं या राज्य जो होता है अपने संविधान के अनुसार, यानी संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हों, यानी कि संवैधानिक जितने भी तंत्र वो विफल हो जा रहे हों, तब क्या किया जाता है, 356 का यूज किया जाता है, राष्ट्रपति शासन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 360 का प्रयोग कब किया जाता है, तो यह वित्तीय आपातकाल इसे कहा जाता है। तो वित्तीय आपातकाल तब लागू किया जाता है जब हमारे पास बिल्कुल एक तरीके से पैसों की क्राइसिस हो जाती है, तब 360 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत की सौभाग्य की बात ये है कि आज तक भारत में कभी भी 360 का प्रयोग नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। आज के क्या क्या टॉपिक हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। देखिए सामान्य जानकारी है, ठीक है, और इस सामान्य जानकारियों से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसमें से 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं, जिसमें से देखा जाए तो ऊपर केसरिया और बीच में सफ़ेद, और नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है, नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी बनी होती है। और इसमें केसरिया रंग का मतलब क्या हो जाता है, केसरिया रंग का मतलब हो जाता है साहस, बलिदान और त्याग और भावनाओं का। और श्वेत सत्य और एक तरीके से शांति का। श्वेत जो है एक तरीके से, यानी कि जो श्वेत है वो सत्य का और शुद्धता और शांति का, ठीक है। और हरा रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग किसका प्रतीक है, तो एक तरीके से विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा, केसरिया का एक तरीके से क्या प्रतीक है, केसरिया का मतलब क्या हो जाता है, साहस, बलिदान, त्याग की। और श्वेत का क्या हो जाता है, शुद्ध, सत्यता और शांति का। और हरा रंग का प्रतीक क्या है, विश्वास और समृद्धि का। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें तीलियाँ कितनी हैं, 24 तीलियाँ हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह चक्र मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र प्रदर्शित करता है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु के समान है। ध्वज की लंबाई कितनी है, ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 2:3 है। तो ध्यान रखिएगा कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 2:3 है। काफ़ी लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं, ठीक है, 2:3 को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा और 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसे संविधान सभा में कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका यूपी टेट है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, बस मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, हमने आपको बताया है कि 22 जुलाई 1947 को। भैया इसको ज़रूर याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में अपनाया गया था, या संविधान सभा में इसे अपनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अशोक स्तंभ की बात करते हैं, भारत का राज्य चिन्ह की बात करते हैं। तो भारत का राज्य चिन्ह क्या है, भारत का राज्य चिन्ह क्या है, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ में स्थापित जो अशोक स्तंभ है वो भारत का राज्य चिन्ह है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का राज्य चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसे कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत का राज्य चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है, जिसको मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। कहाँ पर, सारनाथ में, और वहीं से हमने इसको लिया था अशोक स्तंभ को, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। अशोक स्तंभ की बात करते हैं तो मुंडूक उपनिषद में, ठीक है,
इसके फलक के नीचे देखा जाए तो मुंडोक उपनिषद से हमने क्या लिया है, सत्यमेव जयते लिया है या सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसमें कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य ही विजय, सत्य की विजय होती है। तो मुंडोक उपनिषद में क्या है, मुंडोक उपनिषद का सूत्र क्या है, सत्यमेव जयते है, और जिसका अर्थ हो जाता है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राज्य चिन्ह क्या है, भारत का राज्य चिन्ह क्या, अशोक स्तंभ है। ठीक है, और इसे कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और मुंडोक उपनिषद की बात करते हैं तो इसका सूत्र क्या है, सत्यमेव जयते है। इस बात को भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत के बारे में बात कर लेते हैं, तो वंदे मातरम है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करते हैं तो वंदे मातरम है। और इसको किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको रचित यानी लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने एक तरीके से लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, तो कहाँ से लिखित कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। और इसे कब अपनाया गया, इसे कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। इस बात को जरूर याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रीय गान का गौरव प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रीय गान का गौरव प्रदान किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। और इसको लिखा किसने है या किसने इसको रचित किया है या रचा किसने है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है, रचित किया है या लिखा है। और इसको हमने लिया कहाँ से है, आनंद मठ से लिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और दूसरी बात करते हैं कि 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक नई जानकारी आइए लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जनगण मन की बात करते हैं। जनगण मन की बात करते हैं तो इसको किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इसको लिखा किसमें था, बांग्ला भाषा में इन्होंने रचित किया था या लिखा था। और इसे कब अपनाया गया, इसे राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, भूलिएगा नहीं। ठीक है, और पूरे राष्ट्रगान में 5 अंतरें होती हैं और इसके गाने का कुल समय कितने सेकंड का है, 52 सेकंड का है, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और इसे कब अपनाया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इसे पहली बार कब गाया गया था, तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को, तब इसको पहली बार गाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यह गान जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करते हैं तो हॉकी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो हॉकी है, जिसमें 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और एक तरीके से हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन मशहूर है, मेजर ध्यानचंद। और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इन्हीं के जन्म दिवस में, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और कब यह मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत ने हॉकी ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत ने हॉकी ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर यानी कि मोर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पावो क्रिस्टेटस प्रजाति का मोर भारत में पाया जाता है। और इसके पंख बड़े और शानदार होते हैं। और जब यह अपने पंखों को फैलाकर नाचता है तो बड़ा ही भव्य दिखाई देता है। और भारत सरकार ने 1963 में मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। तो भारत सरकार ने इसे कब राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया था, तो 1963 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, 1972 में क्या किया गया था, भारतीय वन्य जीव प्राणी सुरक्षा यानी अधिनियम 1972 के तहत इसे पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। और भारत से पूर्व म्यांमार भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मोर जितने खूबसूरत दिखाई देती हैं उनकी आवाज़ें उतनी सुंदर नहीं होती है, बल्कि
बल्कि कैसी होती है, बड़ी कड़ कटु होती है। तो ध्यान रखिएगा, उनकी आवाज़ें जो होती है बड़ी कर्ण कटु होती है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। ठीक है, और जिसका वैज्ञानिक नेम क्या है, पैंथरा टाइग्रिसिस लिन्यास है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाघ भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और इसे कब घोषित किया गया। तो 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इस बात को जरूर याद रखिएगा। और बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। और एक नई बातें आप लोग ध्यान रखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता था। और जिसने बाघ को अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया था, तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, भूलिएगा नहीं। और भारत में केवल गुजरात में ही सिंह है, इसलिए सिंह से राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस ले लिया गया है। और इसलिए क्या रख दिया गया है, बाघ को रख दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पशु के रूप में तो सिंह पहले था और सिंह को वापस ले लिया गया है, क्योंकि यह केवल गुजरात में ही पाया जाता है, गिर अभ्यारण्य में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका एक तरीके से वैज्ञानिक नेम क्या है, निलंबो न्यूसीफेरा। ठीक है, और इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। और इसका जो रंग होता है गुलाबी रंग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कमल का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है, और इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और इसे एक तरीके से भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक भी माना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी आधार शक संवत ही है। और इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें केवल एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया था। और कब किया था, 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को इसे भारतीय संविधान में क्या किया गया था, अपनाया गया था या ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल के बारे में बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। और आम गुद्देदार और रसीले फल होता है। ठीक है, वैसे कच्चे आम से अचार वगैरह और अन्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें विटामिन ए और सी और डी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आम में विटामिन ए, सी और डी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह उष्णकटिबंधीय देशों में सबसे अधिक होने वाला सबसे महत्वपूर्ण फल है। तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय देशों में सबसे अधिक होने वाला फल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके एक अतिरिक्त जानकारी को ध्यान रखिएगा। अकबर ने दरभंगा में स्थित जिस स्थान पर आम के 1 लाख वृक्ष लगवाए थे, उसे क्या कहा गया है, लखी बाग के नाम से जाना जाता है। तो अकबर ने क्या किया था, दरभंगा कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, तो दरभंगा में क्या किया था, अकबर ने आम के 1 लाख वृक्ष लगवाए थे। कितने, 1 लाख वृक्ष अकबर ने लगवाया था। और इसे क्या कहा गया है, लखी बाग कहा गया है, लखी बाग के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं। तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, और इसे फीकस और बेंगलेंसिस कहा गया है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नेम है। ठीक है, और इसके बारे में बात करते हैं तो यह एक विशाल वृक्ष है और जिसकी शाखाएं एक नए पेड़ की तरफ काफ़ी बड़े और इलाके में फैली होती है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की पौराणिक कथाओं और आख्यानों में वट वृक्ष का बड़ा उल्लेख मिलता है। आज भी बरगद का पेड़ ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और इसी के नीचे गाँव का चौपाल लगती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का जलीय राष्ट्रीय और जलीय जीव की बात करते हैं। तो डॉल्फिन है, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को मछली को देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है, और जिसे एक तरीके से नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। तो नवंबर 2008 को क्या किया गया था, गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था, राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था, भूलिए गए नहीं। गंगा की सहायक नदियों की बात करते हैं, यमुना, टोंस, पुनपुन, घाघरा, गंडक, रामगंगा, कोसी और महानंदा और गोमती, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है या पद्मा कहा जाता है। और गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भारत गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक की बात करते हैं तो भारतीय रुपये का अलग पहचान निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक बनाया गया, देवनागरी लिपि में इस रूप में बनाया गया और रोमन लिपि में आर को मिलाकर बनाया गया, ठीक है। और भारतीय मुद्रा जो है विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अलग पहचान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इससे पूर्व अमेरिकी है, जैसे डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, जापानी येन और यूरोपीय, इन सभी की अलग पहचान था। और भारत की भी मुद्रा का अलग पहचान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो एक तरीके से इसको डिज़ाइन किया था उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था, ठीक है। इस बात को अगर ध्यान रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि एनवायरनमेंट की क्लास में मैं आपको वही सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसीलिए मैं हर वो चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साइकोलॉजी की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।